सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर आपको पता है महीना ही फेस्टिव है, तो फेस्टिविटी में हम भी शामिल हैं। बिल्कुल सर, 14 अगस्त जो है वो बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है और ख़बर हमें ये मिली है कि जो ख़रीदारी है आज़ादी का जो चीज़ें होती हैं, झंडियाँ, झंडे वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उनमें तेज़ी हो गई है। लोग जो हैं इस दफ़ा एक भरपूर तरीके से मनाने के लिए रेडी हो रहे हैं और ज़ाहिर है आपको पता ही है कि इस दफ़ा जो जंगी सूरत हाल भी पैदा हुई, उसके बाद से एक मोमेंटम बड़ा तेज़ है आवाम के अंदर और आवाम जो है वो बाकायदा तौर पे मनाएंगे। और ऐसे नहीं है कि हर साल ऐसे नहीं होता, हर साल ही आज़ादी का दिन जो है वो बड़े भरपूर तरीके से मनाया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ हमने हमेशा ही हम कुछ खबरें देखते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं कि लोगों का जो कुछ रवैया है सेलिब्रेट करने का, कुछ का तो बिल्कुल ठीक होता है, वो अपनी पर्सनल स्पेस में कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पब्लिक स्पेस में जाते हैं, नेमली आपके मोटरसाइकिलिस्ट जिनको हम मनचला भी कहते हैं, वो भी इसमें शरीक होते हैं। पुलिस वाले बहुत अलर्ट होते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर है उनको भी देखना होता है कि कहाँ कौन दाखिल हो रहा है और कौन वहाँ से बाहर जा रहा है, और क्राउड कंट्रोल का भी एलिमेंट आता है इसके अंदर। लेकिन ज़ाहिर है जो आपके बच्चे वगैरह होते हैं उनके लिए एक मैं क्या कहूँगा कि घर को सजाने का एक निज़ाम हमेशा से बना हुआ है। झंडियाँ लगाते हैं, झंडे लगाते हैं और चीज़ें चलती रहती हैं। बट अगेन इसको मनाना चाहिए, सेफली मनाना चाहिए और इसके अंदर किसी को भी जो अपने रास्ते पे चल रहा हो, राह चलता हो, गाड़ी पे हो, बाइक पे हो, पैदल हो, जैसे उसको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और जो है वो बहुत भरपूर तरीके से आज़ादी मना रहा है। यकीनन ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बड़ा अहम महीना होता है। इसकी तैयारी बहुत दिन पहले, जिस तरह ईद होती है उसी तरह ये भी एक ऐसा त्यौहार है कि इसकी तैयारी बहुत दिन पहले शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं तमाम मुल्कों में ऐसे ही होता है, जिनके जो भी इंडिपेंडेंस डेज़ होते हैं वो बड़े जो है जोशो खरोश से मनाते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल पीछे नहीं रहता और जाहिर है इस साल जंग हुई और जंग हम जीते बिल्कुल, तो वो तो इस दफ़ा जोशो खरोश देखने वाला होगा। लेकिन जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, नेमली पिछले कुछ सालों से मर्चेंडाइज़ में इजाफा हो रहा है। झंडे तो हमेशा से होते थे, फिर कपड़े आने शुरू हो गए और कैप्स आनी शुरू हो गई, बैचेस आने शुरू हो गई और फिर इवेंचुअली बाजे आए। और वो बाजे जो हैं वो पाँ एक बड़ा मशहूर हो गया, जिससे जो बुज़ुर्ग हैं वो काफ़ी तंग होते हैं। अब उसमें बड़ी डिबेट है एक, और वो डिबेट ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी बाजे से सस्ता पौधा आता है, आप पौधा ख़रीद के लगा लें। अच्छा, ये बात देखने सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन एक तो इसमें मसला ये है कि मैंने बहुत पौधे लगा के देखे, आपको पता है मेरी अक्सर ड्राइव चलती रहती है। बड़ा दुख होता है जब कोई उसको उखाड़ के फेंक देता है और यहाँ पर आपको पता है कोई पूछने वाला है नहीं, और अक्सर आप देखते हैं कि लोगों को बस एक लगा हुआ पौधा ठीक नहीं लगता, उसको वो उखाड़ देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब वो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि नोबडी कैन टेक अवे द डांसेस यू हैव हैड। सो उसको अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में लेके आएँ तो नोबडी कैन टेक अवे द पांस यू हैव बजाउड। तो ये बहरहाल एक कुछ लोगों का सेलिब्रेट करने का तरीका है। कुछ लोगों को लगता है कि वो अगर ऊंची आवाज़ में कोई चीज़ बजाएंगे तो उससे उनको लुत्फ़ आएगा। मेरा ये ख्याल है कि देयर शुड बी स्पेसेस फॉर एवरीथिंग, कि जो बाजा बजाना चाहता है उसके पास बाजा बजाने की एक स्पेस होनी चाहिए, और जो पौधा लगाना चाहता है उसके लिए पौधा लगाने की एक स्पेस होनी चाहिए। जिसमें मैं अक्सर हुकूमत को ये कहता हूँ कि जी आप मतलब हम लोग अपनी तौर पे जब ड्राइव करते हैं, हमें जो जगह नज़र आती है, हो सकता है वो आपकी अर्बन प्लानिंग के ख़िलाफ़ हो, हम वहाँ पे पौधा लगा देते हैं, आप बाद में उखाड़ते फिरते हैं। तो हुकूमत ख़ुद से एक डेडिकेट कर दे एरिया। आप जिस तरह से आजकल ये कह रही हैं कि जी हम रिंग रोड के साथ शजरकारी कर रहे हैं, तो उसमें लोगों को दावत दें कि जी ये एक मखसूस एरिया है, इसमें अगर आप लाकर अपना पौधा लगाना चाहते हैं, हम उसकी टेक केयर करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि वो फले फूले, तो आप यहाँ पर आके करें। तो इस तरह के मौके आवाम को देने चाहिए। बाकी हर त्यौहार की तरह, अब ये अगेन इसमें पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ग्लोबल जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है वो कैपिटलिस्ट है, तो हर त्यौहार में एक अनफॉर्चुनेट चीज़ शामिल हो जाती है ना चाहते हुए। वो ईद ही क्यों ना हो, कुर्बानी में हम देखते हैं दिखावे का एलिमेंट आ जाता है। इसी तरह 14 अगस्त वाले दिन भी अब अगेन एक शख्स जो ज़्यादा इस्तिताअत रखता है
वो अपना जो घर है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सजा सकता है। एक गरीब शख्स शायद वैसे नहीं कर सकता। जब आप मैच्योर एज में होते हैं तब तो आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे ये देखते हैं कि जी हम उतनी झंडियाँ नहीं ला सके, हम उतना बड़ा झंडा नहीं ला सके, तो अगेन इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में बड़ी सीरियस किस्म की डिस्कशन होनी चाहिए, और बल्कि सीरियस नहीं, लाइवली डिस्कशन भी होनी चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि ये जो जज्बा है ये किसी प्रोडक्ट से आप सामने नहीं ला सकते या किसी को दिखा सकते, ये तो दिल के अंदर है, जो कि हमें पता है पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो बहुत पैट्रियोटिक है। तो उसको कोई अपनी झंडी या झंडे का साइज दिखाने की जरूरत नहीं। कोई ऐसी बात नहीं कि मेरा झंडा बड़ा है आपका झंडा छोटा है, ये चीज़ को मैटर नहीं करती। रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, अपने घर बैठ के। बेशक आप घर को बाहर से ना सजाएं, अंदर ही अंदर आप विद फैमिली भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती है। एक तो ये, दूसरा इसके अंदर जो एलिमेंट है कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि जैसे आपने कहा कि लोगों को दावत दी जाए कि वो आके पौधे लगाएं, ये आप हर साल पूरे साल भी कर सकते हैं, लेकिन 14 अगस्त की अच्छी बात ये कि जब त्यौहार होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि जी हमारे साथ मिलकर आप ये चीज़ करें। तो आप बजाय कि सब लोगों को आप कहें जी कि हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप कैसे अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहते हैं, आप उसको चैनलाइज करें। आपकी तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको कोई ना कोई आपके लिए चीज़ करनी चाहिए कि मतलब देखिए ना, प्राइवेटली तो लोग करते हैं कि भाई कोई कॉम्पिटिशन्स हो गए, किसी क्लब में कुछ हो गया, ये हो गया, स्कूल्स के अंदर छोटे स्केल पर। अलबत्ता जो आपका लेकिन सरकारी लोग हैं उनको फिर एक चीज़ करनी चाहिए कि जी एक पूरी एक प्लांटेशन ड्राइव कर लें, उससे शजरकारी कर लें, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ कंपटीशन कर लें आपके जी। इसके अलावा सरकार अगर मुख्तलिफ जगहों पर, क्योंकि ज़ाहिर है अगर एक करवाएंगे तो ओवर क्राउडेड हो सकता है, उसके अपने मसाइल हैं, हर शहर में मुख्तलिफ जगहों पर पब्लिक कॉन्सर्ट्स होने चाहिए। कुछ लोग गा बजा कर सेलिब्रेट करना चाहते हैं आज़ादी। बिल्कुल, हमारे सारे म्यूजिशियंस जो हैं वो होने चाहिए। मतलब जैसे देखिए आपको याद होगा हम बड़े खुश थे कि अंडर मरीम नवाज साहिबा हॉर्स एंड कैटल शो वापस आया, जो एक ज़माने में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती थी। ये भी बड़ा अच्छी तरह उन्होंने करवाया, उसमें सर्कस था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो 14 अगस्त पे भी उसकी एक मिनी वर्जन जो है जो मतलब चले, लेकिन मिनी क्यों, आप पूरा हफ्ता करें। ज़ाहिर है मौसमी एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है उसके अंदर, लेकिन मौसमी रिस्ट्रिक्शन तो देखें अब इस मुल्क में हर वक्त ही है, ज़्यादा सर्दी है, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा स्मॉग है या फिर ज़्यादा हब्स है, ये सारा कुछ तो है। इसके अंदर हमने सर्कमवेंट करना है इस चीज़ को। आपने खैर से यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी वो मलकियत है उनकी, बहुत सारी इमारतों पे जो एयर कंडीशन भी हैं, बहुत बड़ी भी हैं, एक्सपो सेंटर से लेके बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो प्राइवेट लोगों के पास हैं, उन सबको इस्तेमाल करें, उसके अंदर आप इवेंट्स करें, एक्सपोज करें। मैं कह रहा हूँ इसको एक कारोबारी शक्ल भी दें इसको, कि आप लोग जो हैं अपनी 14 अगस्त ओरिएंटेड चीज़ें जो हैं इनको सेल करने की भी एक यूनिफाइड जगह हो, जिसके अंदर तमाम लोग जो पेट्रियोटिक के वहाँ जाके खरीदें, बड़ा कुछ हो सकता है। अब आ जाए कि ये तो हम चाहते हैं कि वो होता कैसे है कि पुलिस के चेक पॉइंट्स लगते हैं, जो मैंने पहले जिक्र किया, मंचले जो हैं वो बाइकों पे जाते हैं, इकट्ठे होकर जाते हैं, करतब करते हैं, लोग परेशान भी होते हैं, सड़क ब्लॉक कर देते हैं, वहाँ पे डांस करना शुरू कर देते हैं, जो बाजे हैं वो बजाना शुरू कर देते हैं, फिर पुलिस आती है, फिर कई सिचुएशंस में तशद्दुद का भी निशाना उनको बनाया जाता है, जो गलत बात नहीं होना चाहिए। कुछ लोग फिर अरेस्ट हो जाते हैं, कुछ लोग अरेस्ट होते होते बच जाते हैं। सो ये सारा कुछ भी हर साल हम देखते हैं, ये हर साल रिपोर्ट भी होता है। वरना अगर ये ना होता हो, अगर इसकी ज़रूरत ना पड़े, तो खबर ये हो कि जी इस दफ़ा जो मर्ज़ी करना करें आप, पुलिस की नफरी कहीं पर भी नहीं होगी। लेकिन हर साल खबर ये आती है कि पुलिस की नफरी हर जगह डाल दी गई है, नाफिज हो चुकी है वहाँ पे। तो आपको ज़ाहिर ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, और हम हुकूमत का मौक़िफ़ भी समझते हैं इसके अंदर कि जी आप एक पर्टिकुलर जगह में जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होने चाहिए फॉर सिक्योरिटी रीजंस, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं वंस ईयर, ट्वाइस ईयर, थ्राइस ईयर, तो उसकी रुकावट में फिर पुलिस जो है अपना किरदार अदा करती है। लेकिन ज़ाहिर है इसके अंदर हम दूसरी साइड को भी फील करते हैं कि उन्होंने 14 अगस्त तक मनानी है। अब उन्होंने और वो एक ऐसी एज में जिनको झंडों से उनका दिल नहीं भरता, बच्चे नहीं रहे, वो जवान हो चुके हैं, लड़कपन के उनके दिन है या उसके बाद के उनके दिन है जवानी के, तो उसमें वो फिर अपना ये सारा मोमेंटम जो है कहाँ एग्जॉस्ट करें। देखें वो शायद उसके अंदर 14 अगस्त जो है वो फिर बहाना बन जाता है। वो तो है कि आज़ादी के बहाने हम निकल जाते हैं सड़कों पे, वो तो खैर रोज़ भी निकल सकते हैं अगर आपका दिल भरे। लेकिन ज़ाहिर है जब आपको एक मौका मिल जाए कि जी आज 14 अगस्त है तो हम दिखाते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो आप इसका अल्टरनेटिव जो है
आपने आज तक हमने दिया नहीं इधर इस मुल्क में। हमने कभी भी नहीं सोचा इस चीज़ के ऊपर कि इन सब की एनर्जीज़ जो हैं उसको कलेक्टिवली कहाँ एग्जॉस्ट किया जाए और प्रोडक्टिवली किया जाए, वो हमने आज तक नहीं किया, तो इसलिए ये कुछ होता है। जी बिल्कुल, देखिए ना, एक सड़क जो है उसके ऊपर हो सकता है एम्बुलेंस को भी गुजरना पड़े, उसके ऊपर हो सकता है एक फैमिली को ज़रूरी काम से पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना पड़े। अगर वो सड़क बंद है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बाइक्स खड़े हो गए हैं और आगे वो रक्स पेश कर रहे हैं, तो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, फिर पुलिस इन्वॉल्व होगी। लेकिन अगेन हम ये भी नहीं कहते कि कोई शख्स अगर डांस करना चाहता है या मोटरसाइकिल करतब करना चाहता है तो उसके पास भी एवेन्यू होना चाहिए। सो इन सब जगहों, इन सब चीज़ों के लिए जगह मुख्तस कर देनी चाहिए। हम अक्सर ये कहते हैं कि जी बाइक पे करतब दिखाना जो है ये कुछ लोगों का शौक़ होता है, पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। हम इसको बार बार बैन करने की कोशिश करते हैं, बैन भी नहीं हो पाता, लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं और यहाँ पर उनको सेफली इस काम को करने की इजाज़त नहीं दी जाती। अगर इसके लिए एक एवेन्यू बन जाए जहाँ पे मौके पे उनके जो है पहले गियर चेक किया जाए कि उन्होंने बाकायदा पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ, वहाँ पर एक फ़र्स्ट एड का इंतज़ाम हो, वहाँ पर सॉरी एम्बुलेंस हो, वहाँ पर एक टिकट लगी हो, आपको पता हो कि ये वाले लोग सिर्फ इस जगह पर पाए जाएंगे, ये आपको पूरे शहर में नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह को रक्स पेश करना चाहता है ज़रूर करे, सड़क ब्लॉक करने की क्या ज़रूरत है, उसके लिए एक जगह होनी चाहिए। सो आपकी फैमिली की मूवमेंट, आपकी एम्बुलेंसेस की मूवमेंट, आपकी वीआईपी मूवमेंट, उस पर भी कोई असर ना आए। जिसका जो आउटलेट है उसको सेलिब्रेट करने का, उसके पास वो भी हो, तो मेरे ख्याल में ये विन विन सिचुएशन हो सकती है। और अगेन जो आपने बात की कि फ्रॉम मर्चेंडाइज टू प्रोवाइडिंग स्पेस, ये इसमें से रेवेन्यू जनरेशन भी हो सकती है, पूरी दुनिया करती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम अकेले हैं जो इस तरफ सोच रहे हैं, या अगर हम ये इस तरह सोच भी रहे हैं तो ये कोई गलत बात है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, सरकार जो होती है वो अगर किसी भी चीज़ के लिए पैसे लेती है तो उसके इवज़ एक सहूलत देती है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि आप ज़ाहिर है कोई भी इवेंट कराएंगे, आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है, आपको सेफ्टी मेजर्स भी लेने हैं, आपको वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना है। तो मतलब जिस तरह आप एक सड़क बनाते हैं तो उस पर टोल टैक्स लगता है, ये बिल्कुल वैसे है। सो आप इस पे से रेवेन्यू जनरेशन भी करें, उससे ये नहीं है कि सरकार को टेक होम कुछ लेके जा रही है, सरकार उसके अगेंस्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है और बेसिकली इकोनॉमी का पहिया चल रहा है। तो ये मेरे ख्याल में तो ये विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल विन विन सिचुएशन है सर। और देखें, इस पर्टिकुलर पंजाब गवर्नमेंट का हमने पॉइंट ऑफ व्यू जो है, आप देखिए साल से ज़्यादा हो गया, हमने उसको ना सिर्फ गेज किया, उसको बड़ी दफ़ा डिस्कस की, तनकीद भी की है, लेकिन जो अच्छे काम है उनको हम सराहते भी, हम कहते हैं जी बड़ी अच्छी बात है ये चीज़ की है। मरीम नवाज़ साहिबा का एक आउटलुक जो है वो है यूथ की तरफ, ये बात काफ़ी क्लियर हो गई है इस पंजाब गवर्नमेंट की। तो उसके अंदर जो तमाम उनके मेरे ख्याल में इक़दामात हैं वो यूथ ओरिएंटेड होने चाहिए। और मसला सिर्फ ये है सर कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए जब आप यूथ फोकस्ड चीज़ करेंगे तो वो दिखती कम है। अब देखिए, सड़कें, अंडरपास, ओवरपास, CBDs और ये सारा कुछ जो है ये दिखता ज़्यादा है, इस पर इसके ऊपर आप थोड़ा पॉलिटिकल कैपिटल गेन कर सकते हैं। जो आपने सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड काम है, सारे जो आप हम बात कर रहे हैं मिलके, ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड काम है, इनमें हार्डवेयर कुछ नहीं है। ये आप है बेसिकली सहूलतें फराम करें, आप एजुकेशन के अंदर चीज़ें कर रहे हैं, बाकी सब कुछ जो है वो, लेकिन कलेक्टिवली मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा लॉन्ग रन में, क्योंकि यूथ जो है उसको, वो तो है ही, जनरेशन ही उस चीज़ की है कि भाई हमें नहीं फ़र्क पड़ता सड़कें क्या कर रही हैं, हमने तो ये तो जनरेशन सर, इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं दे डोंट इवन लाइक टू ड्राइव, वो तो उनका तो काम मेजरली वर्क फ्रॉम होम जनरेशन का मामला चल रहा है। तो उनको आप, मैं ये नहीं कह रहा लैपटॉप बांटना शुरू कर दें, बट देखिए अगर फ़र्ज़ करें जैसे ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में एक प्रपोज हुई थी चीज़ कि जी लाहौर को हम वाईफाई एरिया बना देंगे, यहाँ पे वाईफाई सेंटर। मेरे ख्याल में उस चीज़ को ड्रॉप करना एक बहुत बड़ी गलती थी उस गवर्नमेंट की, पर ये गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं परसू कर रही, मुझे समझ नहीं आ रही। यही तो वो चीज़ें हैं, जैसे 14 अगस्त के ऊपर हम कह रहे हैं ये कर लें, वो कर लें, यूथ के लिए कुछ कर लें। फ्री वाईफाई एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप लोगों को दे सकते हैं, अगर आप देने जोगे हैं और आप कर सकते हैं, यू शुड डू इट। आई थिंक उससे ज़्यादा आपकी अप्रिशिएशन आएगी, ज़्यादा आपका वोट बैंक क्लियर होगा, ज़्यादा चीज़ें होंगी। और वैसे ही सर एक और चीज़ के अंदर 14 अगस्त के तक ऐड करते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल में लॉन्ग वीकेंड बन रहा है। ये 14 मेरे ख्याल में जुमेरात है, और फिर जुम्मे की शायद कुछ लोग, आपको पता है यहाँ पे जुमेरात की छुट्टी आ जाती है, जुम्मे की वैसे ही ऑटोमेटिकली छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, तो ये 4 दिन की छुट्टी है। बाहर से भी लोग आएंगे शहरों से, या कुछ लोग शायद जाएँ भी, तो यहाँ पे रश काफ़ी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ पर जब सड़क वगैरह बनती है तो उसमें तो आप पर तनकीद नहीं होती। जब हुकूमत बच्चों की, यंगस्टर्स की एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करेगी तो उनको ख़तरा ये होता है कि माँ बाप
बुज़ुर्ग जो हैं वो तनकीद करेंगे कि आप पैसे कहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन फोकस यंगस्टर्स की एंटरटेनमेंट पर ही करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो वोट बैंक है जिसने आपको अगले 30 साल वोट देना है। बुजुर्गों के पास वक्त लिमिटेड है। ये जो आज का यंगस्टर है, इसके घर दिल में अगर आपने घर कर दिया तो ये अगले 50 साल तक आपका वोटर रह सकता है। बिल्कुल सर, आप देख लें एक शख्स जिसने 5-6 इलेक्शन गुजार लिए हैं वोट देते देते, उसके 5-6 और ही रह गए मेरे ख्याल में, या कुछ और रह गए। एक वोटर जिसने अभी जो 18 साल का हुआ है शख्स, उसने तो अगले 30 इलेक्शन जो है आपको कुछ ना कुछ तो देना है ना, मतलब वोट तो, वो अलग बात है कि लोग वोट नहीं करते, बट ये भी एक पॉइंट है इसके अंदर कि जी वोट करवाएं। वोट करवाने का भी क्या तरीका है सर, कि आप इतनी चीज़ें कर दें कि आपके फ्रंट ऑफ माइंड, आपके बिल्कुल जेहन पे कि जी ये फलाना जो चीफ मिनिस्टर हो जाएं या प्रेस जो भी हो जाए, MNA हो जाएं, कुछ भी हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, या इन्होंने बड़ा काम किया, मैं वोट नहीं देता होता लेकिन इस साल मैं वोट दूंगा, अगर ये खड़े होंगे मेरे हल्के से तो मैं वोट दूंगा, या इनकी पार्टी को वोट दूंगा। ऐसे ही होता है ना जमहूरी निज़ाम के अंदर, उसका सिस्टम ही है। तो अगर तो हम 63% से ज़्यादा जो है हम यूथ हैं इस मुल्क के अंदर, अकल तो यही कहती है कि जी जो काम करें आप उनके लिए टारगेटेड हों। यहाँ पे इस वक्त उल्टा प्रोग्राम चल रहा है। हमारे एक दोस्त ने बड़ी इंटरेस्टिंग किताब लिखी थी, बहुत बड़ा सर्वे करके, और वो ये था कि उसने लोगों से पूछा जो एक दिन पहले किसी पॉलिटिकल जलसे पे थे या मुशायरे पे थे या कॉन्सर्ट पे थे, उसने लोगों से पूछा कि कल कौन से गाने गाए गए या कल कौन से शेर पढ़े गए या कल पॉलिटिकल लीडर ने क्या बातें की। किसी को कुछ याद नहीं था। लोगों को सिर्फ एक चीज़ याद थी कि मज़ा आया या मज़ा नहीं आया। सो ये है बुनियादी बात। आप अगर बच्चे को ये यकीन दिला दें कि उसको एक दिन पहले मज़ा आया था तो वो आपके साथ है, आपके साथ है। अगेन वो दौर मोबाइल फ़ोनों का दौर है, वो मेमोरीज़ जो हैं वो बार बार उजागर होती हैं। आपको इनफैक्ट आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल बात या 5 साल पहले तुमने कितना मज़ा आया था, फ़र्ज़ करें वो 5 साल बाद उसी बंदे को वोट डालना है जिसने इवेंट कराया था, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। तो सर अगेन सबको एडवांस में भी मुबारक हो 14 अगस्त की। हम जाहिर है 14 अगस्त को तुम्हारा थर्सडे को शो नहीं होता, पर फ्राइडे को हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और बाकी सर यहाँ पर जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। आपको पता है सर हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आपको मतलब वैसे तो आपका एक मानना है और मेरा भी मानना है कि पुलिस जो है वो जितनी अवॉइड हो सकती है उतनी अवॉइड करें। कभी आपने खुद से अगर कुछ चीज़ आपसे हैंडल होती है तो हैंडल रखें उसको, पुलिस तक ना बात जाने दें। वो इसलिए नहीं कि मतलब आपका काम नहीं होगा, शायद हो भी जाए आपका काम, लेकिन बुजुर्गान का कहना है कि यार दूर ही रखो उससे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी निज़ाम बना हुआ है इधर कि आपको जाना पड़ता है। नेमली उसके अंदर जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो कि अब जिसकी एक अपनी डिबेट है कि ये चीज़ होनी भी क्यों चाहिए। ये तो एक सेंट्रलाइज्ड एक चीज़ होनी चाहिए जिसमें हर बंदे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेंटेन्ड रहे, जिसके अंदर अगर किसी इंटरनेशनल जैसे वीज़ा लगवा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हैं, कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, तो कुछ लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग लेते हैं क्योंकि वो हमारे मुल्क का निज़ाम है कि जी इस शख्स का कैरेक्टर कैसा है ये आपका मुतलका थाना बता देगा। तो वो डेटा जो है वो आप उसका रीच दे दें अगले मुतलका इदारे को, वो खुद खोल के चेक कर लें। या ऐसे नहीं है, यहाँ एक शख्स को खुद जाके जैसे क्या कहना चाहिए अपनी एक ज़मानत लेनी पड़ती है पुलिस से, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहलाता है। अब वो मिलने के भी एक काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि जिधर आप रह रहे हैं ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका जब से आप पैदा हुए हैं से लेके अब तक आप वहीं रहाइश पजीर हैं। आप शायद किसी और शहर में हो या उसी शहर में किसी और इलाके में हो, तो वो उसमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि फिर वो सारी जगह घूम के एक जगह से उसका एक अप्रूवल होता है और फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। एक इसके अंदर आज से कुछ देर पहले थोड़ी सी तब्दीली आई थी कि जिसके अंदर उन्होंने थोड़ी नरमी लाए थे, इसके अंदर थोड़ा इसको डिजिटाइज़ किया था। इसके अंदर आपकी इसके अंदर काफ़ी हेयरिंग्स हुई थी जिसके अंदर ये कहा गया था जी कि ये आपको मिलना भी चाहिए और मुकदमा किसी जिसमें आप बरी हो जाएं तो फिर उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लीन होना चाहिए, या अगर आप नहीं हुए हुए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए जिसमें ये मेंशन्ड हो कि जी फलाने शख्स के ऊपर ये मुकदमा अभी तक ऑन गोइंग है, तो ताकि अगले को अगर उस मुकदमे से इशू है तो वो आपको नई जॉब शॉप देगा या यूनिवर्सिटी में दाखिला देगा। अगर उसको मसला नहीं तो आपका काम हो जाएगा। रिसेंटली सर एक केस लाहौर हाईकोर्ट में लगा हुआ था जिसमें एक शख्स जो था उनके ऊपर 2001 में दफ़ा 3 और 4 जो आपका काइट फ्लाइंग एक्ट है उसके तहत कोई मुकदमा चल रहा था, जिस मुकदमे में वो बरी हो चुके थे
अलबत्ता 3 जून 2025 में उस शख्स ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया फॉर वट एवर रीज़न, और उसको पुलिस वालों ने और जिन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करना था उन्होंने इस बेसिस पे नहीं दिया कि चूंकि आप पे एक मुकदमा हुआ था तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बन नहीं सकता। ये ना सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ की एक खिलाफ वर्जी है बल्कि ये बुनियादी तौर पे गलत चीज़ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो शख्स बरी हो चुके थे उस केस में। तो लाहौर हाई कोर्ट में जो जज साहब इस केस को सुन रहे थे उन्होंने फिर इसके अंदर फाइनल ये वर्डिक्ट दिया कि जी माजी के जो मुकदमात हैं उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना जारी करना उनकी बेसिस पे नहीं हो सकता कि जी अगर मुकदमा पिछला है तो इसके अंदर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। तो उन्होंने उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना सिर्फ जारी करवाया बल्कि अब से जाहिर है ये फिर प्रेसिडेंट सेट हो गया जी कि अगर आपका मुकदमा था और बरी हो चुके हैं आप तो आपको मिल जाना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये तो बड़ी सीधी सादी लॉजिकल बात है। तो इसके ऊपर क्यों अदालत का टाइम भी ज़ाया हुआ, इससे हमें अफसोस है। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि शुक्र अल्लाह करे अब ये प्रेसिडेंट बन जाए, और इसमें तो जो पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप है इसको फौरी तौर पर इंटरवीन करने की ज़रूरत है, मेक श्योर करने की ज़रूरत है। हमारे तो आपको पता है कि चीफ साहब ने भी कहा है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ये ब्रेन गेन है। हम तो इस वक्त हमारी जो रेमिटेंसेज हैं अगर वो खुदा ना खास्ता कम हो जाए तो हमारी तो एग्जिस्टेंस मसले में आ सकती है। सो आपको पता है कि अब तो अमेरिका से लेकर दुबई तक इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे मांगते हैं, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगेन ये मुझे समझ ही नहीं आ सकी कि पुलिस को ऐसे क्यों लगता है कि इजरा कर देना कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब है कि कैरेक्टर क्लीन है। देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि ये एक सर्टिफिकेट है जिस पे आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, कुछ ठीक है। मतलब अगर आपने कभी आपके ऊपर कोई पर्चा नहीं हुआ, कोई केस नहीं हुआ तो वो क्लीन होगा, अगर हुआ है तो उसमें वो उसका इंदराज होगा। सर्टिफिकेट तो देना ही देना। एक शख्स अगर कत्ल का मुजरिम है और वो जेल में भी है और वो डिमांड करे कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दें, तो आप सर्टिफिकेट देने से तो इनकार नहीं कर सकते। हाँ, उसके ऊपर ये इंदराज होगा कि इन्होंने कत्ल किया और ये अब जेल में है। फिर ये क्यों एक और वजह से बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से आपने कहा कुछ होते हैं बहुत माइनर ऑफेंसेस, मतलब एक शख्स है उसके ऊपर एक केस हुआ, उसको चाहे मैं कहता हूँ वो कन्विक्ट भी हो गया कि वो जी 17 साल का था और वो उस जो है वो बहुत ऊंचे गाने लगाकर तो उसमें हुल्लड़बाजी कर रहा था, डिस्टर्बिंग द पीस हो रहा था। हमसाये उससे तंग हो रहे थे, हमसायों ने उसको 4 दफ़ा मना किया, 5वीं दफ़ा पुलिस को कॉल किया, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन अब वो 26 साल का है, पढ़ा लिखा है, 6 साल का उसके पास बहुत अच्छी कंपनी का जॉब लेटर है, तो अब शायद ये एक ऐसा ऑफेंस था कि उससे बाहर की यूनिवर्सिटी को या बाहर के एम्प्लॉयर को फ़र्क ना पड़ता हो, तो उसको बस ये लिख के, मैं ये नहीं कह रहा कि ओमिट कर दें उसके केस में से, जो उसने किया है उसको लिख के सर्टिफिकेट का इजरा नहीं रुक सकता। और हम तो ये भी कह रहे हैं, या शायद मैं अगेन आई रिकलेक्ट उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अगर आप केस में बरी हो गए तो ये लिखना तो बहुत अच्छी बात है। किसी का करेक्टर तो बेहतर हो जाता है कि जी ये शख्स जो था इसको गलत एक इसके ऊपर मुकदमा हुआ जिसमें ये बरी हो गया, तो उस चीज़ को ओमिट नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को तो लिखना चाहिए कि जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग भी कहते हैं कि जी मैं अगर बरी हो गया हूँ तो वो चीज़ तो लिखी नहीं चाहिए इसके अंदर। आप लिखवाएं कि जी आप अप्लाई कर रहे हैं एक जगह पे और आप कहते हैं जी कि मैंने जब अप्लाई किया उस नौकरी के लिए तो उन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि जी ये काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 में मैंने को पतंगबाजी की थी या जो भी किया था और मैं गलत मुझे उन्होंने पकड़ा और उसके अंदर मैं बरी हुआ, तो आई फॉट विद द स्टेट, मैं लॉ मेरी साइड पर था, मैं जीता एक केस, तो वो तो आपकी प्रोफाइल बेहतर होती है, उससे मेरे ख्याल में बुरी तो नहीं होती। असूलन तो ऐसे ही होना चाहिए जैसे आप कह रही हैं। थोड़ा सा उसमें मसला ये है कि अब जिस तरह यूरोप जो है उसको बड़ा मसला है कैपिटल पनिशमेंट से, हमें वो बार बार कहता है कि आप ये कानून जो है इसकी एक्सरसाइज ना किया करें। अच्छा, उनकी जो इसके पीछे आर्ग्यूमेंट है वो ये नहीं है सिर्फ पाकिस्तान को लेके या किसी और मुल्क को लेके, वो अपने पर भी वही अप्लाई करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमारा ख्याल है कि कत्ल का जो अगर कोई इर्तिकाब करता है तो उसकी जो सज़ा है वो मौत ही होनी चाहिए। हम देते इसलिए नहीं है, हम इसलिए चाहते हैं कि कोई और भी ना दे कि कानून जो है वो कभी कभी गलत भी हो सकता है, मतलब कभी कभी गलत फैसला भी आ सकता है, कोई गलत एविडेंस की बुनियाद पे आ सकता है, कोई गलत डीएनए की बुनियाद पे आ सकता है। बाकी सारी सज़ाएं जो हैं वो रिवर्सेबल होती हैं। मौत एक ऐसी सज़ा है जो कि रिवर्सेबल नहीं होती, इस वजह से हम वहाँ भी चाहते हैं और आपके यहाँ भी चाहते हैं कि ये ख़त्म कर दिया जाए। हैविंग सेड दिस, मैं इसकी जिक्र क्यों किया कि पूरी दुनिया को हर वक्त एक शाइबा सा ये रहता है कि हो सकता है कि कानून जो है, अदालती निज़ाम जो है, पुलिस जो है,
उसने कहीं पे कॉर्नर कट कर लिए हों या कहीं पे उसका सही नतीजा जो निकलना था वो ना निकलता हो, तो आप पे अगर कभी कोई केस हुआ है तो लोगों के एंटीने खड़े हो जाते हैं कि हो सकता है कि, इसलिए जो बंदा बरी हुआ है वो ये चाहता है कि अगर मैं बरी हो चुका हूं तो आप ओमिट ही कर दें इसको मेरे कैरेक्टर से। राइट, बिल्कुल ठीक है, ये भी और चले ऑन गोइंग हो तो लिख ले उसको। बाकी सर जो है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट को, जो लोगों को लगता है कि मतलब वहाँ को पुलिस में कोई शख्स नहीं बैठा हुआ कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहा है कि दिस चैप सीम्स टू बी अ वेरी फ्लावरी जेंटलमैन विद ग्रेट वोकैबुलरी, गुड लुक्स, और ये नहीं लिखा होता उसके ऊपर मेरे स्टैंडर्ड सी एक स्टेटमेंट है, और उसके नीचे हम सिर्फ कह रहे हैं कि कॉलम ऐड हो जाए कि जी पेंडिंग केसेस फलाना ऑफेंसेस की एक पीछे एक समरी लग जाए सामने। और अगर आपका ना हो, जैसे आप कह रहे हैं ओमिटेड है या कभी आपने कोई जुर्म किया नहीं, आप पे मुकदमा नहीं हो, अगर किसी भी कभी मुकदमा ना हो, तो सीधे सीधे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और फिर मुझे ये बताएं कि ये जो इसके अंदर जो 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, कई दफ़ा 1 आध महीना लग जाता है ज़्यादा, उस चीज़ को काउंटर भी करना चाहिए ना कि भाई आपके पास अभी तक आपका जो थाना सिस्टम है और आपका तमाम जो कानूनी सिस्टम है वो अभी तक लिंक्ड नहीं है आपस में, या ना ही नादरा से लिंक्ड होगा ना ही आपस में लिंक्ड है, क्योंकि एक ही चीज़ की एक एप्लीकेशन जो है जो हर जगह फिरनी है। मतलब आई एम अज्यूमिंग कि ये कागज़ जो है एक जगह एक SP SHO जो होगा जी कि ये बंदा ठीक है, हमारे पास कोई मुकदमा नहीं है, वो भी शायद वो फाइलों में जाके चेक करते हो, आई होप कि कंप्यूटर हो उनके पास, फिर वो एक और जगह जाती है, फिर वो एक और जगह जाता है। तो ये सारा कुछ जो है आई रियली होप कि इसको फोकस होना चाहिए कि जी थानों को डिजिटाइज करें, और अगर तो हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुई तो करना चाहिए। बिल्कुल, आपको पता है कि इस शो पे हम लोग हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन कैसी हो सकती है। सो ये तो ऐसे ही होना चाहिए जैसे आप कह रहे हैं। मज़ीद अगर इसके ऊपर फीस लगा दी जाए तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जी हमारी पुलिस ने इनके दोस्तों से रब्ता किया, इनके हमसायों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, और फिर फ्लावरी अंग्रेजी में लिख दें कि जी बहुत अच्छा जेंटलमैन है, कभी किसी से क्या हीरा है लड़का। हाँ बिल्कुल सर, अगर फीस रखनी है सर तो आप इसको स्पीड अप करने की फीस दे दें कि जी आप 10,000 रुपए दें, हम आपको 3 दिन में दे देंगे, क्योंकि फिर हमारा एक बंदा वो 4 दिन जो है या 3 दिन वो सिर्फ आपकी फाइल लेके जगह जगह जाएगा कराने के लिए। तो बड़ा सर अगेन ये चीज़ जो है ये तो अच्छी है, मुस्बत है। वी होप कि इसके अंदर कोई बेहतरी आए ताकि लोगों को हम जल्द से जल्द बाहर भेजें और वो कुछ पैसे यहाँ पे भेजें। तो ऐसे ही सिस्टम हम चाह रहे हैं बने। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर मुझे ये आपने खबर भेजी तो मैं बड़ा खुश हुआ इससे कि हमारा एक मुसाबती कमीशन, कंपटीशन कमीशन जो है, जैसी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। ना सिर्फ ये सर, उन्होंने 2 कंपनियों को फ़ाइन किया है, और सर फ़ाइन भी 9 करोड़ रुपए का किया है। और सर वो फ़ाइन इसलिए किया कि ये 2 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां जो थी, इन्होंने अपने दीगर जो रिटेलर्स थे और इनके जो आगे वेंडर्स थे उनको जो अपना सामान वगैरह दिया आगे, उन्होंने उसकी प्राइस फ़िक्स जो है करके दिया कि आप इसके ऊपर प्राइस चेंज नहीं कर सकते। तो जाहिर है जो रिटेलर थे और वेंडर थे उन्होंने फिर इसके ऊपर जो था वो कोई ना कोई एक्शन लेना था कि जी हम एक फ़िक्स्ड प्राइस पे कैसे चीज़ बेच सकते हैं, क्योंकि मार्केट डिटर्मन करती है ना चीज़ की प्राइस क्या। मेरे हमसाई दुकान जो है वो यही चीज़ जो है सस्ती बेच रहा है, वो कोई उसके ऊपर ऑफर दे रहा है, कोई डील दे रहा है, कोई डिस्काउंट दे रहा है। इन्होंने इनके ऊपर मजबूर किया हुआ था इनको। और जाहिर है सर 2 कंपनियां बड़ी अगर मिल जाएं और वो वेंडर और वो कहें और मार्केट में गाहक खड़ा है उसी प्रोडक्ट का और आनी 2 कंपनियों से है, तो वो जो रिटेलर है उनको बात माननी पड़ेगी उनकी, वो खुद अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर कंपटीशन कमीशन के ऊपर ये इन्होंने मूव किया उनको, उन्होंने उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई की नतीजा ये निकला कि उनको 9 करोड़ रुपए फाइन किए। सर ये बहुत अच्छी चीज़ है। कंपटीशन कमीशन जो है ना वो एक बहुत अहम इदारा होता है, और उसकी वजह ये होती है कि जिस तरह से आपने कहा कि अगर 2 बड़ी कंपनियों में कार्टलाइजेशन हो जाए, अगर वो ये फैसला कर लें, देखें कंपटीशन यही तो होता है। हम अक्सर देखते हैं कि जी फलाना त्यौहार चल रहा है तो एक ब्रांड ने 5 रुपये कमी कर दी, वो जैसे ही देखता है दूसरा ब्रांड के जी उसने 5 रुपये कमी कर दी है, वो फौरी तौर पे 5 अपने रुपये कम करता है, कई दफ़ा वो 7 कर देता है कि जी आप मेरे पास आएँ। अच्छा, ये जो कंपटीशन होता है इसका जो फ़ायदा है वो आवाम को होता है। अगर इनकी कार्टलाइजेशन हो जाएगी तो आवाम तो पिस जाएगी, क्योंकि अगर दोनों ने फैसला कर लिया कि ना मैं कम करूँगा ना तुम कम करो, और आवाम के पास कोई और रास्ता ही नहीं सिवाय हमारे से ख़रीदने के। तो इस तरह के और दीगर, जिस तरह से आपने कहा कि रिटेलर को प्राइस ना ऊपर नीचे करने देना, डील्स ना लगाने देना, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रांड्स कर सकते हैं, कंपनीज कर सकती हैं। कंपटीशन कमीशन तमाम मुल्कों में होता है, इसीलिए होता है जितना ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क होता है उतने ही ज़्यादा इनके पास इख्तियारात होते हैं। तो ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में भी ये काम कर रहे हैं।
जो इसमें वाहिद प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी तक जिन 2 अखबारों को मैंने देखा है जहाँ पर ये खबर छपी है उसमें उन 2 कंपनीज का नाम नहीं है। सो पूरी दुनिया में तो अगर आप ये देखें तो ये फौरी तौर पर कंपनियों का नाम दिया जाता है कि ये वो कंपनियां हैं जो इस मैल प्रैक्टिस में मुलव्विस थीं, जिनको सरकार ने पकड़ा, फाइन किया। इस तरह की चीज़ों की वजह से उनके सीईओ तब्दील हो जाते हैं, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में तब्दीलियां आ जाती हैं, उनके स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये अवाम को इनके बारे में बाशऊर होना चाहिए और ये मीडिया का, सरकार का काम है कि उनको बताना। मतलब इस वक्त तो आप ये देखें कि जो हमारी सरकार है या जो हमारी अदालतें हैं उनको तो एक सेलिब्रेट कर रहा होना चाहिए, उनको तो लोगों को जा जा के घरों में बता रहे होना चाहिए कि देखें आपके साथ कुछ ज्यादती हो सकती थी या हो रही थी, हमने बीच में घुस के आपके लिए ये किया। लेकिन यहाँ पे मीडिया ही नाम छुपाया जा रहा है। अब जब ये मीडिया मतलब मीडिया वॉच डॉग होता है तो इनको बीच में से वॉच निकालना नहीं चाहिए। सर नहीं निकालना चाहिए। दूसरा सर इसका मैंने आपको हमेशा से ये चीज़ शो पे आपको बताई कि ये क्यों होता है, क्योंकि सर अगर तो ये बड़ी कंपनी है और इनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े हैं, तो हमारे मुल्क में एडवर्टाइजिंग पाई बड़ा छोटा है। उसके अंदर जो फ़ोन्स वगैरह हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनकी एक कम तादाद है जो एडवर्टाइज़ करते हैं मीडिया के अंदर, लेकिन करते हैं काफ़ी। तो शायद ही उनमें से 2 हों, तो इस वजह से शायद नाम लेना शायद हम नहीं कह रहे, हमें तो पता ही नहीं, कुछ नाम ही नहीं पता हमें। मैं सिर्फ सोच सकता हूँ शायद ऐसे हुआ। दूसरा सर आप ये देखें कि ये इतनी गलत है ये बात कि मीडिया इस चीज़ को नहीं हाईलाइट कर रहा। हमें अगर पता होता तो हम इस शो पे बैठ के बोल देते कि ये 2 कंपनी। दुनिया भर में सर एक हमेशा से कॉर्पोरेट जो वॉरफेयर थी ना, उसमें मीडिया का बड़ा रोल है कि अखबारात का जब दौर था, और छोड़ दें अखबारात, दुनिया भर की बात हो रही है, सोशल मीडिया का जब दौर नहीं था, उसमें टेलीविज़न भी है, रेडियो भी है, तो उसके अंदर खबरें लगाई जाती थी कि जी फलानी कंपनी जो है वो इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फलानी कंपनी जो है वो चाइल्ड लेबर करती है, फलानी कंपनी जो है अपना लोहा जो है वो रिसोर्स करती है, किसी ऐसी जगह से और लेती है जहाँ पे बच्चे को एम्प्लॉय किया जाता है। उसके बाद बहुत टाइम लगता था कि वो न्यूज़ साइकिल में चीज़ होते फिर कंज्यूमर कहता था यार मैं जो हूँ ना, मेरा कॉन्शियस क्लियर रहना चाहिए, मैं ये प्रोडक्ट नहीं लूँगा। अब सोशल मीडिया के दौर में आप दुनिया भर में देखें कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, मतलब लेगेसी ब्रांड्स जो 100 साल से चल रही हैं, अगर उनके बारे में आज ये बात आ जाए कि जी एनवायरमेंटली कॉन्शियस नहीं है, इनकी अपनी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो जो उनके फर्ज करें स्पोर्टिंग ब्रांड है, एथलीट्स सबसे पहले अपने एक्स पेज पे जाके कहेंगे जी कि मैं नो लॉन्गर विद दिस कंपनी, इंडोर्स नहीं करता। इतना सेंसिटिव मामला हो चुका है सोशल मीडिया के दौर में कि अब आप किसी कंपनी को प्रूव कर दें कि ये गलत चीज़ है ना। आप कोई अगर कोई फर्ज करें ये किसी सेलिब्रिटी को इंडोर्स करते होते और कंपनी का नाम पता चल जाता, तो वो जो सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्समैन या कोई शख्स होगा वो भी फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो सर सोशल मीडिया के दौर में ना बड़ी इंटीग्रेशन हो गई है मीडिया की, तो अब नाम लेना, मैं ये नहीं कहूँगा अब तो ज़्यादा बनता है छुपाना, अब तो ज़्यादा बनता है वाजे करना नाम, ताकि सबको पता हो इस चीज़ के बारे में। तो ये छुपाना वाला नाम वाली चीज़ जो है उससे हम इतराज़ करते हैं। बाकी 9 करोड़ का फाइन उन्होंने किया है तो सोच समझ के किया होगा, अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें देखें हुकूमत जो है ना उनको हर वक्त गिले रहते हैं, कभी पीका लाते हैं, कभी टीका लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं कि जी वो हमने जो फेक न्यूज़ हो रही है हमने सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, हमने अखबारात और ट्रेडिशनल जो दूसरा मीडिया उसको कंट्रोल करना है, वरना ये जो है वो डिसइंफॉर्मेशन फैला देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अदालत ने फ़ाइन किया है और आप ये देख रहे हैं कि मीडिया जो है वो रिपोर्ट नहीं कर रहा कि वो कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पर जो सही इन्फॉर्मेशन है सरकार खुद अपना कोई चैनल बना ले, यूट्यूब पे, कोई टीवी के ऊपर तो पीटीवी है, वहां से बता दें। मतलब सरकार भी, अगेन जो मैं कह रहा हूँ कि ये विक्ट्री लैप लेने का टाइम था और सरकार विक्ट्री लैप नहीं ले रही। वो कह रही है ठीक है यार बस फाइन ले लिया है ना, अब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कंपनी थी, क्या कर रही थी, कैसे हुआ, कितने अरसे केस चला, क्या ड्यू डिलिजेंस थी, बस ठीक है हो गया, मिट्टी पाओ आगे चलो। ये जो मिट्टी पाओ आगे चलो वाला एटीट्यूड है ना, इसकी वजह से अवाम का सरकार के ऊपर, सरकार जितने मर्जी काम कर ले, ट्रस्ट नहीं बनता सर। और बाकी सर हमारा रिटेल सेक्टर जो है उसको अगर आप क्लोजली देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो लाहौर के अंदर 1 या 2 हब्स हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदो फरोख्त होती है। नेमली एक तो हफीज़ सेंटर आप चले जाएं, अगर वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, तमाम चीज़ें होती हैं। अगर आप अप्लायंसेस में चले जाएं तो यही आबिद मार्केट वगैरह वाली जगह हो जाती है आपकी। तो ये जगह हॉटस्पॉट्स बने हुए। अब यहाँ पे तो इनके अपने यूनियनाइज्ड होते हैं, इनकी अपनी यूनियंस होती हैं, अपनी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे तो प्राइस तो यही डिटर्मिन करती है
अगर यहाँ तो मेरे ख्याल में रिटेलर जो होगा, जो मेन प्रोवाइडर होगा, वो इनसे डरता होगा जी कि यार क्योंकि ये एक ही कॉन्सेंट्रेटेड जगह में सब एक ही विसिनिटी में आपस में बात करते हैं एक दूसरे से कि जी वो नया फ़ोन आ रहा है तो उसका कंपनी ये रेट सेट की है, कंपनी वाले इनसे इंगेज करते होंगे जी आप वेंडर आपने बेचना है आगे तो आप हमें बता दें इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, और फिर कंपनी एक प्राइस सेट करती होगी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये बताऊँ। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके हब्स नहीं है, हॉटस्पॉट्स नहीं है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं उसके अंदर रिटेलर जो पावरफुल है कि वो उनको कहता होगा, तो इसलिए कंपटीशन कमीशन ज़रूरी चीज़ है। अगर फ़र्ज़ करें ऑन दी अदर हैंड अगर सारे रिटेलर्स और वेंडर्स जो हैं वो इकट्ठे मिलके एक मेजर बड़ी कंपनी को का डाउनफॉल लाने के लिए, ये हो चुका है इस मुल्क के अंदर कि मोबाइल फ़ोन कंपनियां बंद हो चुकी हैं यहाँ पे क्योंकि वेंडर्स जो थे वो उससे बागी हो गए थे कि हमने इसका काम नहीं करना। तो कंपटीशन कमीशन जो है वो दोनों तरफ चलती है। मैं कह रहा हूँ बेसिकली जब आपको यूनियनाइज्ड हो तो कंपटीशन कमीशन शायद उनसे भी बात करती हो कि जी आप तो नहीं प्रेशराइज कर रहे, क्योंकि एंड में वेंडर, रिटेलर और जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो तो एक तरफ है, एंड यूजर तो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर को नहीं पिसना चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट। बिल्कुल नहीं पिसना चाहिए। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि मतलब हम जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो अगेन सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च करने चाहिए सरकार को इस तरह की, मतलब सारिफ अदालतों पे, कंपटीशन कमीशन पे। उसकी वजह ये है कि जो एक शख्स इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब अगेन वो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो रिटेलर है, वो सारे बेसिकली यही लोग हैं ना जो सारे इकॉनमी का पहिया चला रहे हैं। तो अगेन उनमें से कोई एक पिस रहा है, कोई दो ने कार्टलाइजेशन कर लिए एक के खिलाफ की, एक ने बाकियों के खिलाफ। इससे क्या होगा कि बेसिकली इकॉनमी के पहिए में आप जो है ना डंडा दे रहे हैं। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि सारे ऑपरेशंस जो हैं वो स्मूथली चलते रहें ताकि आपकी इकॉनमी सफ़र ना करे, ताकि जो अभी आपकी मार्केट में आना चाह रहा है, अपने पैसे जो हैं इसमें लगाना चाह रहा है, उसको ये हर वक्त पता हो कि यार एक तो ये कि मैं कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता, दूसरा सरकार मेरे साथ ज्यादती होने नहीं देगी। तो ये बिल्ड करता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। हमें चाहिए सिर्फ एफडीआई नहीं चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें लोकल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। लोकल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिल्कुल सर। और अगेन ये कंज्यूमर कोर्ट्स और कंपटीशन कमीशन जो है इनका बड़ा एक रोल है इसके अंदर। ये खबर हम वेलकम करते हैं। नाम लेके बताएं आइंदा से हमें जी कौन ये कारण है, ताकि हमें भी पता हो हम क्या प्रोडक्ट, किसकी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। बस वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।